एक गांव से लगातार जवान लड़कियां गायब हो रही थी। हर दूसरे तीसरे दिन रात को लड़की अचानक से घर से गायब हो जाती और सुबह सुबह जब गांव वाले पता लगाने की कोशिश करते तो उस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। गांव वालों ने पुलिस में भी शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस वाले भी इस चीज में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। गांव के अंदर भय का माहौल हो गया था और शाम को लगभग 7 बजे के बाद सभी गाँव वाले अपने अपने घरों में घुस जाया करते और दरवाजों को अंदर से बंद कर लिया करते। आलम बहुत ही भयावह हो गया था और यह खबर घूमते घूमते वहां के आईपीएस साहब तक भी पहुंच जाती है। इसके बाद आईपीएस साहब एक ऐसा कदम उठाते हैं जिसके बारे में शायद गांव वालों ने भी कल्पना नहीं की थी। कौन थे वे आईपीएस साहब और क्या कदम उन्होंने उठाया था, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हरियाणा के एक छोटे से गांव से एक लड़का जिसका नाम है विजय ने अभी अभी आईपीएस कंप्लीट किया है और उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। वह जहां पर भी काम किया करता तो उसके काम करने का तरीका बड़ा ही निराला था, क्योंकि उसके घर परिवार में उसको पहले यह चीज सिखाई गई थी कि अगर कोई भी बड़ा पद आपको मिल जाता है तो उसके कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाना चाहिए और उनमें जरा भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। विजय के परिवार वाले भी बड़े अच्छे थे, नेकदिल इंसान थे और अपने बेटे को उन्होंने ईमानदारी का पाठ भी पढ़ाया था। इसी तरह से जो आईपीएस विजय साहब हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में अपना ईमानदारी का परचम लहराते हैं और ऐसे ही करते हुए उनका ट्रांसफर एक और डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। अब जहां पर उनका ट्रांसफर हुआ था उसी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में एक ऐसी घटना हो रही थी जिस घटना के कारण पूरा गांव भयावह था। उस गांव के अंदर से हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई लड़की गायब हो जाती है और उसके बारे में किसी को भी कोई भी खबर नहीं रहती है। अब गांव वाले इस बात से परेशान होते हैं और इसी परेशानी के कारण वो लोग शाम को जल्दी ही अपने घर के दरवाजे बंद कर लिया करते हैं और घर के अंदर डरे सहमे से बैठे रहा करते हैं। उसी गांव के अंदर एक रामकिशन नाम का व्यक्ति रहा करता था। रामकिशन के घर में 2 लड़कियां थी और दोनों लड़कियां जवान थी। ज्यादा बड़ा घर नहीं था, छोटा सा घर था, लेकिन उसने अपने घर को अच्छी तरह से सिक्योर कर रखा था। इसके बाद जो रामकिशन होता है एक रात अपनी बच्चियों के साथ घर में लेटता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी एक लड़की रात को गायब हो जाती है। अब जैसे रामकिशन घर के अंदर देखता है कि उसकी लड़की गायब है, उसके घर का पूरा सामान ऐसे की ऐसे ही है, किसी भी सामान को इधर से उधर नहीं किया गया है। अब यह बात देखकर रामकिशन फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उसकी जवान बेटी घर से गायब हो गई थी। इसके बाद रामकिशन वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में जाता है और इस बात की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। अब पुलिस वाले रिपोर्ट तो लिख लेते हैं, लेकिन वो उससे कह देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तुम्हारी बेटी वापस नहीं आ सकती। क्योंकि कई बार पुलिस वालों ने भी इस बात की जांच पड़ताल करने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों को भी इस बात के बारे में कोई भी खबर नहीं लगी थी और उन्हें नहीं पता चला था कि आखिर गांव के अंदर ये सब कुछ हो क्या रहा है। इसके बाद जो रामकिशन होता है वो उनसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि साहब मेरी बेटी को वापस ले आओ, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं और उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। अब इस बात को सुनने के बाद पुलिस वालों को भी बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि कई बार पुलिस वालों ने वहां पर जाकर खुद से पहरेदारी की थी और जब वो पहरेदारी करते थे तो उस टाइम पर वहां पर कोई भी ऐसी घटना नहीं हुआ करती थी। इसके बाद रामकिशन को वो दिलासा देते हैं, लेकिन उनके केस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। धीरे धीरे 2-3 दिन बीतते हैं और 2-3 दिन बाद अचानक से फिर एक और लड़की उस गांव से गायब हो जाती है। अब यह सब कुछ देखकर रामकिशन बड़ा ही परेशान है और वह इस बात की शिकायत बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। उसके बाद जो रामकिशन होता है वहां के आईपीएस साहब के पास जाता है और वहां पर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट उन्हें बताता है। कहता है कि साहब मेरी बेटी गांव से गायब हो गई है और पुलिस वाले इस बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ही आईपीएस साहब इस बात को सुनते हैं तो बड़े ही परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा क्यों, पुलिस वाले कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो रामकिशन उन्हें पूरे गांव के बारे में बताता है और कहता है कि साहब हर दूसरे तीसरे दिन गांव से लड़की गायब हो जाती है और कोई भी सुराग उसका नहीं मिलता है। इसके बाद जो आईपीएस विजय साहब हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद से इस बात की तहकीकात करूंगा और मैं पुलिस को बोल देता हूं आपकी लड़की को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाएगा। इसके बाद जो आईपीएस साहब होते हैं वो वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में जाते हैं और उन लोगों से इस बात के बारे में पूरा ब्यौरा लेते हैं। अब पुलिस वाले उनको बता देते हैं कि साहब उस गांव में चक्कर ही क्या है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन जब भी हम वहां पर जाते हैं तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता और हम वहां से आने के बाद दोबारा से ये सभी घटनाएं चालू हो जाती हैं। कई बार हमने पूरी रात भर पहरा दिया था, लेकिन जिस दिन हम पहरा दिया करते हैं
उस दिन ऐसी कोई भी घटना उस गांव में नहीं घटती है। अब इसके अंदर कोई गांव वाला इन्वॉल्व है या फिर कोई बाहर का व्यक्ति इन्वॉल्व है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब इस बात को सुनकर विजय सर काफी ज्यादा हैरान है, लेकिन फिर भी वो पुलिस वालों को ऑर्डर देते हैं कि जल्द से जल्द उन लड़कियों को ढूंढो और इस केस को जल्द से जल्द रफा दफा करो। ऐसा कहकर वो वहां से अपने आवास पर आ गए थे और वहां पर लेटे लेटे इन सभी बातों के बारे में सोच रहे थे। उसे अपने पिता की वो बातें याद आती हैं जब उन्होंने कहा था कि बेटा, अगर तुम्हारे पास बड़ा अधिकार है तो उसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और जो भी कार्य तुम्हें सरकार के द्वारा दिया जाता है उस कार्य को अच्छे से पूरा करना चाहिए। इसी बात को सोचकर जो विजय सर होते हैं वो इस केस पर काम करने का फैसला लेते हैं और सोचते हैं कि मैं खुद इस केस पर काम करूंगा और देखता हूं कि लड़कियां जाती कहां है। इसके बाद जो विजय सर हैं वो लड़कियों के बारे में तहकीकात करने लगते हैं और तहकीकात के दौरान उन्हें पता चलता है कि गांव के अंदर से लगभग अब तक 15 से 20 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। उसके बाद जो विजय सर होते हैं वो सोचने लगते हैं कि इतनी सारी लड़कियां अगर एक गांव से गायब हुई हैं तो हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई हमारे डिपार्टमेंट का आदमी भी मिला हुआ हो। तो इसी वजह से वो इस केस पर अकेले रहकर काम करने का फैसला करते हैं। दूसरे दिन वो अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए अर्जी दे देते हैं और 1 महीने की छुट्टी अपने लिए ले लेते हैं। 1 महीने की छुट्टी लेने के बाद वो वहां से किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं और वहां एक मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करवाते हैं और अपना भेष एक भिखारी के जैसा बना लेते हैं। भिखारी के जैसा उन्होंने भेष बना लिया था और अपनी रिवॉल्वर को अपने पास ही रख लिया था। इसके बाद जो आईपीएस साहब है वहां से सीधा उसी गाँव में आ जाते हैं जिस गाँव के अंदर की घटना है जहाँ पर लड़कियां गायब हो रही थी। वहां आकर उस गांव में इधर उधर भिखारी की तरह घूमने लगते हैं और घूमते घूमते उन्हें रामकिशन जी भी मिलते हैं जो अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए उसके पास गए थे और वो भी उन्हें देखकर नहीं पहचान पाते हैं। अब जैसे रामकिशन जी उन्हें नहीं पहचान पाए थे तो वो श्योर हो जाते हैं कि उन्हें अब कोई भी नहीं पहचान सकता और वो एक प्रोफेशनल भिखारी यहाँ पर लग रहे हैं। इसके बाद विजय सर शाम को उस गाँव में आया करते और सुबह सुबह उस गाँव से चले जाया करते, क्योंकि जितनी भी घटनाएं थी वो रात के समय की थी। तो रात के समय विजय सर इस गाँव में रहा करते और इस बात की चौकसी किया करते कि आखिर कौन है वो जो इन लड़कियों को यहां से गायब करता है और आखिर माजरा क्या है। गांव के अंदर का आलम यह था कि शाम को 7 बजे के बाद सभी के घर के दरवाजे बंद हो जाया करते और गांव बिल्कुल सुनसान रहा करता। लेकिन जो विजय सर थे वो भिखारी के भेष में पूरी रात भर गांव में इधर उधर घूमा करते और ऐसी जगह जगह पर बैठे रहा करते। लगभग 2-3 दिन उन्हें घूमते हुए हो जाते हैं और दूसरे तीसरे दिन अचानक से एक नई बात उन्होंने गाँव के अंदर नोटिस की थी। छोटा सा गाँव था, ज्यादा बड़ा गाँव नहीं था, लेकिन इस गांव के अंदर अचानक से बाहर से कुछ फेरी वाले आज के दिन आए थे और वो गांव के अंदर इधर उधर अजीब तरीके से देख रहे थे। तो उनको देखने के बाद विजय सर समझ जाते हैं कि हो ना हो ये लोग इसके पीछे हैं, लेकिन वो मामले की तह तक जाना चाहते थे। तो इसी वजह से विजय सर आज रात उस गांव के अंदर चौकड़ने रहकर चौकसी करते हैं और शाम के समय वे गांव के बाहर की तरफ जाकर बैठ गए थे जहां पर गांव की एंट्री हुआ करती थी। यानी कि वो एक ही रास्ता था जिस रास्ते से गांव के अंदर जाया जा सकता था, बाकी दूसरा रास्ता एक अलग जंगल से होकर आता था और वो जंगल भी उसके साइड में ही था। वो वहां पर बैठे हुए थे और बैठकर इधर उधर चौकड़ना होकर देख रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता है और रात के लगभग 2 बज गए थे। अब जैसे ही रात के 2 बजते हैं तो जंगल के अंदर जो झाड़ियां थी उन्हें हिलने की आवाज और उनके अंदर से किसी व्यक्ति के जाने की आवाज उन्हें सुनाई देती है। इसके बाद जो विजय सर होते हैं छुपते छुपाते उस जगह देखते हैं और देखने के बाद उन्हें वहां से 2 व्यक्ति निकलते हुए दिखाई देते हैं। अब जैसे 2 व्यक्ति उन्हें जंगल की झाड़ियों से निकलते हुए दिखाई देते हैं तो वे एकदम से समझ जाते हैं कि हो ना हो इन सभी कांडों के पीछे इन दोनों व्यक्तियों का हाथ है। इसके बाद जो विजय सर होते हैं वो छुपते छुपाते उनके पीछे चलने लगते हैं और देखते हैं कि आखिर ये लोग आगे क्या करते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग गांव के अंदर पहुंच जाते हैं और गांव के अंदर एक बड़े से घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। जो विजय सर हैं वो छुपते हुए उनको देख रहे हैं और तभी उनमें से एक व्यक्ति दीवार को फांदकर घर के अंदर जाता है और घर का मेन गेट अंदर से खोल देता है। अब घर का मेन गेट अंदर से खुल गया था तो उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति था वह भी घर के अंदर चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो दोनों जन वहां से एक लड़की को अपने कंधे पर उठाए उस घर से बाहर निकलते हैं। अब जब विजय सर देखते हैं कि इन लोगों को रंगे हाथों तो मैंने पकड़ लिया है तो एकदम से सामने आते हैं और अपने पास रखी हुई रिवॉल्वर को उन लोगों पर तान देते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ यहीं पर, यहां से अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम लोगों पर मैं गोली चला दूंगा और भागने की तो तुम लोग यहां से सोचना ही मत। अब जैसे ही वो दोनों व्यक्ति देखते हैं कि सामने एक भिखारी खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर है तो उन्हें समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि हो ना हो ये पुलिस वाले होंगे जो भिखारी बनकर इस गांव में हमारा वेट कर रहे थे और आज हमारा पर्दाफाश हो गया है। उसके बाद वो भागने की कोशिश भी करते हैं लेकिन विजय सर तभी हवा में एक
फायर कर देते हैं और उस फायरिंग की आवाज को सुनकर वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। अब जैसे गांव में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है तो गांव के सभी लोग घरों से बाहर निकल आते हैं और बाहर आकर जो नजारा उन्हें दिखाई देता है उस नजारे को देखकर एकदम से हैरान हो जाते हैं। गांव के सभी लोग देखते हैं कि वो भिखारी जो गांव में अक्सर घूमा करता है पिछले 2-3 दिनों से, उसके हाथ में रिवॉल्वर है और सामने 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं जिन्होंने अपने कंधे पर एक लड़की को उठा रखा है। उसके बाद गांव वाले देखते ही समझ जाते हैं कि ये कोई पुलिस वाला है और इन्होंने इन व्यक्तियों को पकड़ लिया है जो गांव से लड़कियों को उठाया करते हैं। गांव वाले विजय सर से कहने लगते हैं कि साहब इनको गोली मार दो, इनको जिंदा मत छोड़ो, इन्होंने हमारे गांव की कई बच्चियों को यहां से ले गए हैं और इनके साथ गलत किया है। लेकिन तभी विजय सर कहते हैं कि नहीं रुक जाओ, कोई इनको कुछ भी नहीं कहेगा, अगर इनको अभी मार दिया तो जो आपकी बच्चियां गायब हुई हैं उनको वापस कैसे लाया जाएगा। इसके बाद गांव वालों की मदद से उन दोनों को वहीं पर एक पेड़ से बांध दिया जाता है और विजय सर अपनी टीम को फोन करके फौरन यहां पर बुला लेते हैं। विजय सर की टीम थोड़ी ही देर में गांव में आ जाती है और गांव में आने के बाद उन दोनों लोगों को अपने साथ ले जाते हैं। उनको वहां के थाने में ले जाया गया था और वहां जाने के बाद उनसे पुलिस के तौर तरीके से पूछताछ की जाती है। अब जब पूछताछ की जाती है तो वो लोग सारा के सारा मामला पुलिस वालों के सामने बयां कर देते हैं। वे बताते हैं कि साहब हम लोग लड़कियों को उठाया करते हैं और इनको बाहर देशों में भेजा करते हैं। पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि ये बताओ तुम किस तरह से लड़कियों को उठाया करते हो जो आज तक तुम किसी के भी पकड़ में नहीं आए। हम लोग भी वहां पर चौकसी करने के लिए रहा करते थे, लेकिन तुम लोग उस टाइम पर लड़कियों को उठाने के लिए क्यों नहीं आए। तो वो बता देते हैं कि जब आप लोग चौकसी करते थे तो हमें पता चल जाता था कि आप लोग यहाँ पर हैं, लेकिन आज जो साहब चौकसी कर रहे थे उन्होंने बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया कि यहाँ पर पुलिस भी हो सकती है। वो लोग बताते हैं कि हम दिन के समय में फेरी वाले बनकर गांव में रेखी किया करते थे और जिस घर के अंदर हमें जवान और खूबसूरत लड़की दिखाई दिया करती थी उस घर को अपना टारगेट बना लेते थे। रात के तकरीबन 2 बजे हम उस घर में आया करते थे और घर में आने के बाद उस घर के अंदर एक गैस स्प्रे कर दिया करते थे, जिस गैस के कारण घर के जितने भी सदस्य थे वो गहरी नींद में सो जाया करते और उसके बाद उस लड़की को उठाकर वहां से अपने साथ चले जाया करते। काम भी हो जाया करता और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुआ करती थी। इसके बाद पुलिस वाले उनसे पूछने लगते हैं कि तुम्हारे साथ कौन कौन है, तो वो लोग सभी का नाम बता देते हैं जो भी उनके साथ थे। उन सभी लोगों को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद जो लड़कियां इस गांव से गायब हुई थी उनमें से कुछ लड़कियों को वापस ले आया जाता है। इसके बाद जो आईपीएस विजय सर है वो अपनी टीम के साथ उन सभी लड़कियों को लेकर उस गांव में पहुंचते हैं और वहां पर उनके माँ बाप तक उन लड़कियों को पहुंचा देते हैं। जो लड़कियां वो नहीं ला पाए थे उनके लिए उन्हें आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि अभी हमारे आगे की छानबीन चल रही है और उन लड़कियों को भी जल्द से जल्द हम वापस ले आएंगे। इसके बाद जब रामकिशन देखता है कि उसकी बेटी जो कुछ दिनों पहले गायब हुई थी वो वापस आ गई है तो रामकिशन आईपीएस साहब के पैरों में गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसके बाद आईपीएस साहब उसको उठाते हैं और कहते हैं कि बाबा अब आप क्यों रो रहे हो, आपकी बेटी तो वापस आ गई है ना, अब खुश हो जाओ और अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करो। तो रामकिशन कहता है कि नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, मेरा तो पुलिस से भरोसा ही उठ गया था जब मैंने आपको भी बता दिया था, लेकिन मुझे यह जानकारी नहीं थी कि पुलिस के अंदर कुछ आप जैसे अधिकारी भी होते हैं जो अपने कर्तव्य की पालना करने के लिए भिखारी तक का भेष धारण कर सकते हैं। आप हमारे गांव में भिखारी बनकर घूम रहे थे और हमने आपको पहचाना तक भी नहीं था। आईपीएस साहब मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। ऐसा कहकर आईपीएस साहब वहां से उन लड़कियों को लौटाकर अपने कार्यभार को संभालते हैं और उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में उनके ऊपर केस चलता है और केस चलने के बाद उन सभी को सजा भी मिल जाती है। अब यह खबर चारों तरफ फैल गई थी और सभी लोग आईपीएस साहब की वाहवाही करने लगते हैं और यह खबर विजय सर के गाँव तक भी पहुंच जाती है और उसके माता पिता तक भी पहुंच जाती है। गाँव के अंदर सभी लोग विजय सर की बड़ाई कर रहे थे और इस बड़ाई को जब विजय के माता पिता सुनते हैं तो उन लोगों को अपने बेटे पर गर्व महसूस होता है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक आईपीएस ऑफिसर की जिन्होंने गुनहगार को पकड़ने के लिए भिखारी का भेष धारण किया और उसके बाद एक ऐसे राज से पर्दा उठा दिया जिसकी वजह से पूरा गांव दहशत में था और सभी लोग अपने घर के दरवाजे बंद करके जल्दी से घर के अंदर सहमे से बैठे रहा करते थे। आप क्या कहना चाहते हैं आईपीएस साहब के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।